सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के प्रबंधन की रिपोर्ट पर। जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन को लेकर गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब समझते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 4 पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया है, जिसमें तत्परता, स्वास्थ्य अवसंरचना, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। चलिए समझते हैं तत्परता को। समय रहते जिला स्तर पर भोजन और अन्य सुविधाओं से संबंधित दिशा निर्देशों तथा सूचनाओं की कमी के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच चिंता और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया, जिससे वे अपने गृह राज्यों की ओर पुनः प्रवासन करने लगे और इसी पूरी प्रक्रिया में प्रवासी मजदूर, कारखाना मजदूर और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हुए। तत्परता से संबंधित समाधान। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय योजना और दिशा निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक विशिष्ट विंग का गठन किया जाना चाहिए, जिसके पास महामारी से निपटने में विशेषज्ञता हो और जो सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों के साथ सरकार की साझेदारी के निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करेगी। भविष्य में इस तरह के संकट के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय हेतु एक प्रभावी संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। अब समझते हैं स्वास्थ्य अवसंरचना को। स्वास्थ्य अवसंरचना की समस्या। निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की असंगतता एक बड़ी समस्या है। जिन निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध हैं, वे या तो भौगोलिक रूप से आम लोगों की पहुंच से बाहर है या फिर अपेक्षाकृत काफी महंगे हैं। कई निजी अस्पतालों में ओवरचार्जिंग यानी अधिक शुल्क लेने, कैशलेस सुविधा न प्रदान करने, उपभोक्ताओं की वस्तुओं जैसे पीपीई किट और मास्क आदि के लिए अलग से शुल्क वसूलने आदि समस्याएं देखी गई। समाधान। समिति ने सुझाव दिया है कि इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जो कि निजी अस्पतालों की जांच और उन पर नियंत्रण में सरकार के प्रयासों का समर्थन कर सके, दवाओं की कालाबाजारी पर लगाम लगा सके और उत्पादन मानकीकरण सुनिश्चित कर सके। समिति का सुझाव है कि बीमा दावों को लेकर देश भर के सभी अस्पतालों के नियामक पर्यवेक्षण कराए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत बीमा कवरेज वाले सभी लोगों के लिए कोविड-19 उपचार को कैशलेस बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। अब समझते हैं सामाजिक प्रभाव को। समस्या। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार रोजगार का विनिमय और सेवा शर्तें अधिनियम 1979 के अप्रभावी क्रियान्वयन को एक बड़ी समस्या बताया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के निवास स्थानों की पहचान करने और उन तक राहत पहुंचाना एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। समाधान। नीति निर्माताओं को जल्द से जल्द प्रवासी श्रमिकों से संबंधित एक राष्ट्रीय डाटाबेस लॉन्च करना चाहिए, ताकि महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को अतिशीघ्र राहत प्रदान की जा सके। इस डाटाबेस के तहत प्रवासी मजदूरों के स्रोत और गंतव्य, उनके रोजगार तथा कौशल की प्रकृति आदि से संबंधित विवरण शामिल किया जा सकता है। ये भविष्य में महामारी जैसी समान आपातकालीन परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिकों के लिए नीति निर्माण में मदद करेगा। समिति के मुताबिक जब तक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक राशन कार्डों के अंतर्राज्यीय संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। मिड डे मील योजना को शुरू किया जाना चाहिए। जब तक स्कूल न खुल जाए, तब तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन समय पर राशन भत्ता उपलब्ध कराए। अब समझते हैं आर्थिक प्रभावों को। समस्या। सरकारी योजनाओं का खराब क्रियान्वयन, ऋण वितरण में विलंब, लॉकडाउन के कारण रोजगार का नुकसान और आय में भारी गिरावट के चलते निजी खपत में कमी। सुझाव। अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और महामारी से प्रभावित विशेष रूप से
एमएसएमई का आर्थिक पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सरकारी योजनाओं एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब समझते हैं संसदीय समितियों को। संसद के विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इन समितियों में विभिन्न दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बांटा जाता है। आमतौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां या तदर्थ समितियां। समझते हैं स्थायी समितियों को। ये अनवरत प्रकृति की होती हैं, अर्थात इनका कार्य सामान्यतः निरंतर चलता रहता है। इसे निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, सदन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित गतिविधियां। अब जानते हैं अस्थायी समितियों को। तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्य की समाप्ति के बाद इन समितियों को भी समाप्त कर दिया जाता है। HE क्लास के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।